हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत आज के इस बहुत ही शानदार सेशन में। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम आर के रुद्रा है और आप सभी पढ़ रहे हैं इतिहास के बहुत ही शानदार टॉपिक की आज शुरुआत करने वाले हैं। और जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। एक बहुत ही शानदार टॉपिक है हम लोग का, जिसका नाम है क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता। जी सर, सिंधु घाटी की सभ्यता। जी सभी लोग रेडी हैं, यस और नो। सभी लोग कमेंट में जल्दी से करें कि हाँ सर क्या है, आप लोग रेडी हैं। क्या है आप लोग, तो कहेंगे सर रेडी हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो कहता है सर सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है, सभी लोग हेडिंग देख लीजिए, सिंधु घाटी की सभ्यता। सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आता है, सर सिंधु घाटी की सभ्यता की अगर बात करें कि सर सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत कब हुई थी, है ना। आइए, अरे आप लोग थोड़ा कमेंट में जरा जवाब दो। सब कुछ ठीक है, चलिए भी ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पहले जानेंगे, इस नाम का पीछे रीजन क्या है। इसका नाम क्या बाबू, तो कहेंगे सर सिंधु घाटी की सभ्यता। जरा समझिए ये सिंधु घाटी की सभ्यता है क्या। आइए जरा समझते हैं बात को। सिंधु घाटी की सभ्यता है क्या। कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जानते हैं कि सर सिंधु नदी के किनारे। कहाँ, तो कहेंगे सर सिंधु नदी के किनारे। किसके किनारे, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का क्या हुआ, तो कहेंगे सर इस सभ्यता के विकसित होने के कारण, सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता के विकास होने के कारण, के विकसित होने के कारण, विकसित होने की, विकसित होने के कारण इसका नाम पड़ा। विकसित होने के कारण इसका नाम पड़ा। बोलो, किसी को कोई दिक्कत। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा कि सर सिंधु सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, तो कहेंगे सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता को विकसित, इस सभ्यता को विकसित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या नाम पड़ गया, सिंधु घाटी की सभ्यता। यानी इस नदी क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। अब जरा देखेंगे कि सर इसका विकास जो है किस युग में हुआ था। तो हम लोग पुरातात्विक में पढ़े तो कहेंगे सर इसका जो विकास हुआ है ना, तो कहेंगे सर याद रखिए सिंधु सभ्यता का विकास, सिंधु सभ्यता का विकास, विकास है ना, किस युग में हुआ है, तो कहेंगे सर कांस्य युग में हुआ है। कहाँ, तो कहेंगे सर कांस्य युग में हुआ है। कांस्य युग में हुआ। इसका विकास कहाँ हुआ है, तो कहेंगे सर कांस्य युग में हुआ है। ऐसा क्यों, हम इसको कांस्य युग क्यों कह रहे हैं, है ना। इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जानते हैं, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से बाबू, तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सभी को यहां तक बातें स्पष्ट है, क्लियर है। तो कौन सी सभ्यता कहते हैं, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। इसका विकास किस काल में हुआ, तो कहेंगे सर इसका जो विकास है ये किस काल में हुआ, तो इसका विकास जो हुआ सर ये प्राग ऐतिहासिक काल में, सॉरी आद्य ऐतिहासिक काल में हुआ है। ठीक है,
तो कहेंगे सर यह आदि ऐतिहासिक काल का, यह कहाँ का, तो कहेंगे सर आदि ऐतिहासिक काल का, किसका कहेंगे सर, आदि ऐतिहासिक काल का नेतृत्व करता है, आदि ऐतिहासिक काल का नेतृत्व करता है या प्रतिनिधि करता है, ठीक है, इसका तो कहेंगे प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो सभी लोग बताएंगे किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो कहेंगे सर जी आदि ऐतिहासिक काल का प्रतिनिधित्व करता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक, आधि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक कालखंड, तीनों कालखंड हमने पढ़ रखा है कि प्राक ऐतिहासिक काल में यहाँ पाषाण काल, नवपाषाण काल आ जाते हैं, वहीं आदि ऐतिहासिक काल में क्या आते हैं, तो फिर सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता आते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऐतिहासिक में, तो ऐतिहासिक खंडों के हमने बात किया कि यहाँ पर ब्राह्मणों की ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा होती है। पुरातात्विकों के साक्ष्य हमें यहाँ से हम इनको ऐतिहासिक कालखंडों में मान्यता देते हैं। बोलो किसी को दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो कहेंगे सर एक बात बताइए, क्या कांस्य युगीन सभ्यता जब पनप रही थी तो कांस्य युग सभ्यता में और कोई सभ्यता नहीं थी, तो कहेंगे सर कांस्य युगीन सभ्यता में और भी सभ्यताएं थी। तो प्रश्न उठता है कि सर और भी कौन कौन सी सभ्यताएं थी, और भी कौन कौन सी सभ्यताएं थी, तो कहेंगे सर ये कलर सबको दिख रहा है, हाँ अभी लिखूंगा तब पता चल जाएगा, है ना। कांस्य युगीन सभ्यता की, और तो कहेंगे सर समकालीन पूछता है एग्जाम में, आपको क्या पूछेगा, समकालीन, तो कहेंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का समकालीन, समकालीन सभ्यता कौन थी। अभी हम लोग बहुत डिटेल से चलेंगे, ठीक है, समकालीन सभ्यता। अब आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि बाबू बताओ समकालीन का मतलब क्या समझते हो, तो कहेंगे समकालीन का मतलब है समान काल। क्या मतलब होता है, समान काल। समान काल का मतलब क्या होता है मेरे बाबू, तो समान काल का मतलब एक ही समय में साथ साथ मौजूद, क्या कहेंगे, एक ही समय में, एक ही समय में, एक ही समय में क्या मौजूद, तो कहेंगे साथ साथ मौजूद, साथ साथ मौजूद, एक ही समय में साथ साथ मौजूद जब होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे समकालीन सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे समकालीन सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे समकालीन सभ्यता कहते हैं, ठीक है। चलिए सभी को यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, चलो उसे क्या कहते हैं, समकालीन सभ्यता कहते हैं, ठीक है। आइए, ठीक है, आइए बोलिए किसी को यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो कहता है सबको समकालीन, तो प्रश्न उठा कि सर समकालीन सभ्यता कौन कौन है, तो सबसे पहला नाम लिखिए, कहेंगे सर मेसोपोटामिया की सभ्यता। सभी लोग क्या लिखेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बाबू, याद रखिएगा कि बाबू बताइए मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो इसका नदी याद रखिएगा, पूछेगा किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो कहेंगे सर मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे। कहाँ, दजला फरात नदी के बीच, दजला फरात नदी के बीच, नदी के बीच यह सभ्यता क्या हुई थी, विकसित हुई थी। अब याद रखिएगा ये सभ्यता वर्तमान की स्थिति कहाँ है, तो इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है, तो याद रखिएगा वर्तमान की स्थिति कहाँ है, तो कहेंगे सर वर्तमान यह इराक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बाबू, वर्तमान कहाँ पड़ता है, सभी लोग बता दो जरा, वर्तमान कहाँ पड़ता है मेरे बाबू, कहाँ पड़ता है, तो कहेंगे सर इराक में पड़ता है। वर्तमान कहाँ पड़ता है, तो कहेंगे सर वर्तमान इराक में पड़ता है। बोलो किसी को दिक्कत है ना।
चलिए सबको बातें समझ में आ रही है? सबको बातें समझ में आ रही है स्पष्ट रूप से? ठीक है, चलिए जी, चलो सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है, तो कहाँ कहाँ बोलेंगे? सर मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्तमान इराक में किस नदी के किनारे? सभी लोग जल्दी से कमेंट में लिखो, दजला फरात नदी। किस नदी? दजला फरात नदी। वहीं आपको पूछना, फिर सेकंड में पूछेगा कि बताइए, और यहां पर हमने बोला समकालीन सभ्यता कौन कौन है, तो दूसरी सभ्यता कौन है? तो पहला तो हो गया मेसोपोटामिया, दूसरा कहेंगे सर, दूसरा है मिस्र की सभ्यता। कहाँ की? मिस्र की सभ्यता। कहाँ की सभ्यता बाबू? तो कहेंगे सर मिस्र की सभ्यता। अगला प्रश्न आपसे धड़ल्ले से कोई पूछेगा कि बताइए, आप मिस्र की सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो बताइए कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे है? बताइए, मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? तो कहेंगे सर मिस्र की सभ्यता कहाँ विकसित है? तो कहेंगे सर नील नदी के किनारे विकसित है। कहाँ? नील नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है ये जी? तो कहेंगे सर नील नदी के किनारे विकसित है। नील नदी के किनारे कौन विकसित है? तो सर नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता विकसित है। किसकी? मिस्र की सभ्यता विकसित है। यहीं पर आपसे फिर अगले क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए, क्या पूछेगा कि और कोई सभ्यता है? तो कहेंगे हाँ, एक है चीन की सभ्यता। किसकी सभ्यता बाबू? तो कहेंगे सर चीन की सभ्यता है। तो बताइए चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता। अब बताइए कि चीन की सभ्यता की अगर बात करें तो प्रश्न उठता है कि सर चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? तो कहेंगे चीन की सभ्यता जो है ये पील नदी के किनारे विकसित है। मेरे बाबू कहाँ विकसित है? पील नदी। अब मन में डाउट आएगा, सर पील नदी तो हम पहली बार नाम सुने, नील है ये पील है ना? ये नील है ये पील, पील मतलब पीली नदी है ना, पीली नदी है ना, नील है और पील याद रखने के लिए करना, नील और पील है ना। तो ये मिस्र नील नदी के किनारे है, और देखो, और चीन कहा तो पीली नदी। ये पीली नदी को ही हम आगे चलकर हुआंग नदी कहते हैं। क्या? वांग ही। क्या? वांग ही, या कुछ लोग हे भी कहता है, ये चाइनीज नाम है। इसी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा हुआंग, हुआंग हे या हुआंग ही, दोनों नदी, दोनों इसी का नाम है। ठीक है, हुआंग हे या हुआंग ही भी अगर आप कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब चीन के राष्ट्रपति पहली बार नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में भारत आए थे, शी जिनपिंग, तो यहाँ की मीडिया जो थी, याद होगा 2015 की घटना है, यहाँ की मीडिया ने उनका नाम पता नहीं कुछ गलत बोला था, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है ना। शी जिनपिंग की जगह आई थिंक उन्होंने जी जिनपिंग ऐसे करके कुछ नाम उन्होंने बोल दिया था। ठीक है, तो उनको खुद बेइज्जती लगा कि बताओ यार, तुम लोग मेरा नाम तक नहीं पढ़ पा रहे हो, कैसे लोग हो आप लोग? तो भाई साहब आपका नाम है चाइनीज, हम लोग इंडियन हैं, हम लोग का नाम बड़ा साधारण होता है, चिंटू, मिंटू, है ना, मुकेश, है ना, सानिया, सोनिया, है ना, वनीशा, फरहीन, बड़ा साधारण सा नाम होता है। ठीक है ना? तो लेकिन सी जिनपिंग, चांग झू झा, अब ये क्या नाम है बताओ? हुआंग ही, है ना। अब ही पढ़ लो, हे पढ़ लो, जो एग्जाम में आएगा हम लोग को बस हुआंग होना चाहिए, है ना। बोलिए किसी को यहाँ तक समस्या, प्रॉब्लम, ट्रबल, कुछ किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? चलिए बोलिए, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि चीन की सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई है? तो पीली नदी घाटी में विकसित हुई है, या फिर हुआंग ही नदी घाटी में विकसित हुई है? मिस्र की सभ्यता कहाँ विकसित हुई है? तो नील नदी के किनारे विकसित हुई है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई है? तो दजला फरात नदी के बीच विकसित हुई है। बोलो किसी को यहां तक कोई दिक्कत है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़िए। अच्छा, आपको, आप सबको मेरी हैंडराइटिंग अच्छी लग रही है ना? मैं भी ऐसे लिखने, कब तक मैं बोलूंगा मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बैठती है ना तो नहीं लिखूंगा? नहीं, मेरी आदत उल्टी है, जो चीज़ मुझे खटक जाती है उसको मैं पा जाता हूँ, है ना।
मेहनत लगती है पाने में क्या है, तो पाने में मेहनत लगती है, मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। आइए तो बातों को और हम लोग स्पष्ट रूप से आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है। हाँ, किसी को दिक्कत हो, हाँ, नील पील है कह रहे हो तो है ना, लेकिन बाबू याद रखना नील पील सिर्फ नहीं करना, ठीक है। याद रखना कि नील नदी और पीली नदी को भी याद रखना, ठीक है। चलिए, बोले किसी को दिक्कत है, नहीं है ना, आगे बढ़िए। एक प्रश्न है, ठीक है ठीक है, चलो एक प्रश्न है, आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, निम्नलिखित में से कौन ऑप्शन है। पहला, लौह युगीन सभ्यता, ताम्र 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 पाषाणिक युगीन सभ्यता, पीतल युगीन सभ्यता, सोना युगीन सभ्यता। चार ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, बताओ। चारों ऑप्शन बताते हैं कौन कौन इसका आंसर दे रहा है, ठीक है। यस सर, अच्छी लग रही है और क्लियर समझ में भी आ रहा है। चलो, मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला है, अब बताओ। मैं भी भूल गया हूँ, आप लोग सुन लिए होंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस युग की सभ्यता है। पहला, लौह युगीन, ताम्र पाषाण युगीन, सोना युगीन, और क्या है, पाषाण युगीन। बताइए इनमें से क्या होगा, इनमें से क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है, पता नहीं कौन एग्जाम में मैंने देखा है ना, कल ही परसों में कुछ क्वेश्चन पलट रहा था प्रीवियस ईयर किसी एग्जाम का, तो ये सेम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, है ना, बस वहां पर कांस्य नहीं था, कांस्य नहीं था, बाकी कुछ था, ठीक है। आ जाओ, तो याद रखिएगा, कांस्य युगीन सभ्यता को हम लोग, जल्दी आप लोग थोड़ा उत्तर जरा जवाब दो तो हम कुछ आगे बात करें, है ना, क्योंकि आपका बेस थोड़ा क्या है नहीं है, आप लोग है ना डीएलएड बीएड किए हो, है ना, तो डीएलएड बीएड किए हो तो वो सब चीज़ें पढ़े होंगे आप लोग, है ना। कहाँ से गुण तो पता है, अच्छा सर टाइपिंग करके पढ़ाइए, सब लोग वैसे ही पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ लिख कर समझाते। जब मैं लिख के समझा रहा हूँ तब नहीं कर रहा हूँ, अरे पीपीटी बनाने में भी बहुत टाइम जाता है, बहुत उसमें दिमाग खपत करना पड़ता है, मुझे वो बिल्कुल पसंद है, मुझे ऐसे लिख कर मैं पढ़ाता रहा हूँ शुरू से ही। आइए, ऑफलाइन भी तो ऐसे ही पढ़ाते हैं ना, मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती है तो मैं ऐसे ही लिख कर ही पढ़ाता हूँ, है ना। आइए, बातों को जरा समझते हैं। अच्छा, आप लोग का आंसर आ गया ना। हाँ, कांस्य युगीन तो पता है, सोनिया जी कह रहे हैं सर कांस्य युगीन तो पता है, लेकिन इसमें हमने तो कांस्य युग का नाम ही नहीं लिया, ऑप्शन में लिया क्या, नहीं। मैंने क्या लिया, लोहा का, सोना का, पाषाण का और ताम्र का, ठीक है। आइए चीजों को और थोड़ा बेहतरीन ढंग से समझते हैं। देखिए, आप लोग अगर डीएलएड बीएड किए होंगे तो वहां पर थोड़ी इन सब चीजों को थोड़ा विस्तार से पढ़ना है, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ, ठीक है। जरा देखिए, मैं आपको सिर्फ केवल समझा रहा हूँ, ठीक है। नवपाषाण काल जो है बाबू, उस शॉर्ट में समझाता हूँ, ठीक है। नवपाषाण काल को दो भागों में हम लोग बांटते हैं, कितने भागों में बांटते हैं मेरे बाबू, तो नवपाषाण काल को कहते हैं कि सर हम लोग नवपाषाण काल को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो होता है मेरे बाबू, ये पहला भाग होता है, ये कहलाता है मृदभांड, गैर मृदभांड नवपाषाण काल। कैसा, गैर मृदभांड, गैर मृदभांड नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। ये क्या हो गया, पहला। और दूसरा क्या कहलाता है बाबू, तो कहेंगे मृदभांड, मृदभांड नवपाषाण काल। मृदभांड नवपाषाण काल, तो हमने नवपाषाण काल को दो भागों में बांटा, एक गैर मृदभांड नवपाषाण काल और दूसरा हमने मृदभांड नवपाषाण काल में बांटा। अब याद रखिएगा, इस जो हमने बांटा मृदभांड को दो भागों में, तो इसे याद रखिएगा, है ना। मृदभांड को अंतिम रूप से जब मृदभांड नवपाषाण काल चल रहा था, तो मृदभांड नवपाषाण काल का अंतिम चरण, इसका नवपाषाण मृदभांड का अंतिम अंतिम चरण जो था वो क्या था, तो
तो अंतिम चरण में धातु का प्रयोग हुआ, ध्यान रखिए, अंतिम चरण में किसका प्रयोग हुआ? अंतिम चरण में धातु का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? अंतिम चरण में धातु। और किस धातु का? तो तांबे का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? अंतिम चरण में धातु तांबे का, धातु का प्रयोग हुआ। कब प्रयोग हुआ बाबू? प्रयोग हुआ कब प्रयोग हुआ? तो मृदभांड नवपाषाण काल में इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इसी में जब हम आगे पढ़ते हैं, थोड़ा और विस्तार करते हैं, तो कहते हैं इसी धातु के जो प्रयोग आया, तो इसीलिए इस काल को नाम क्या रखाया? इस काल का नाम, है ना, किस काल का? मृदभांड नवपाषाण काल का। ठीक, मैं लिख कर बोलता हूं, अरे भाई आप लोग बड़ा मिस्टेक कर दोगे, है ना। मृदभांड नवपाषाण, मृदभांड नवपाषाण, मृदभांड नवपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना गया। पाषाण काल के नाम से क्या किया गया बाबू? तो जाना गया। ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना गया। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? बातें सबको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है? आइए, अब इसी का क्रम जब हम आगे लेकर के चलते हैं, ये ताम्रपाषाण काल हो के नाम से जाना गया, तो इससे क्या कहे? ताम्रपाषाण युगीन। हाँ, ताम्रपाषाण युगीन करेंगे, लेकिन आपको स्पष्ट समझना पड़ेगा, ठीक है, कि ताम्रपाषाण युग हम क्यों कहेंगे। ठीक है, ताम्रपाषाण युग कहने के पीछे रीजन क्या होगा? तो कहेंगे सर, ताम्रपाषाण काल की जो अवधि थी वो 3 भागों में विकसित थी, याद रखिएगा। ठीक है, ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल की अवधि 3 भागों में, या फिर अवधि निम्नलिखित है, ऐसे कर दो, है ना। निम्नलिखित कैसे? आइए जरा देखते हैं। निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा गया, कैसे? सबसे पहला जो कहलाता है उसका नाम है प्राक हड़प्पा काल। क्या कहेंगे? प्राक हड़प्पा काल। देखो, जितना विस्तार से मैं आपको पढ़ा देता हूं ना, आप दिमाग में अच्छे से सेट कर लो। ठीक है, दिमाग में आप अच्छे से बातों को सेट कर लो, है ना, है ना। ठीक है, आप अच्छे से सेट कर लो कि मैं आपको बेहतर नहीं, बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूं। ठीक है, इससे पहले अगर नहीं पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ यहाँ मिलेगी, और इसके बाद भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो एक और एकमात्र संस्था पर मिलने वाली। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, तो प्राक हड़प्पा काल, तो सर प्राक हड़प्पा काल में क्या मिलेगा? तो प्राक हड़प्पा का मतलब, प्राक माने होता है शुरुआत की हड़प्पा। अभी हम तीनों बात को लिखेंगे। प्राक हड़प्पा का मतलब क्या हो गया? तो कहेंगे सर प्राक हड़प्पा में क्या हो गया? तो कहेंगे सर प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक हड़प्पा काल, प्रारंभिक हड़प्पा काल। तो प्राक हड़प्पा का मतलब क्या निकल गया? प्रारंभिक हड़प्पा काल। अभी इसको और भी हम लोग डिटेल समझेंगे। ठीक है, दूसरा दूसरा हो गया विकसित हड़प्पा काल। क्या हो गया? विकसित हड़प्पा, विकसित हड़प्पा काल। तो विकसित को विकसित ही कहते हैं ना, इसमें कुछ अलग से करने की क्या है जरूरत है। और तीसरा क्या हो गया? उत्तर, ये आप लोग बताओ, उत्तर हड़प्पा काल। बताओ, उत्तर हड़प्पा काल का मतलब क्या होगा? बताओ। तो उत्तर का मतलब आप लोग क्या जानते हैं? बताइए, उत्तर हड़प्पा काल का मतलब आप लोग क्या जानते हैं? तो कहेंगे सर उत्तर का मतलब होता है हड़प्पा काल के मतलब बाद का काल, है ना। यानी कह सकते हैं हड़प्पा का यहाँ पतन हो रहा है ना, तो पतन हड़प्पा काल। इसको ऐसे करते हैं और सुंदर हो जाएगा। हड़प्पा का पतन काल, हड़प्पा का पतन काल क्या कहलाता है? तो उत्तर हड़प्पा काल कहता है। ठीक है,
ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग और थोड़ा बेहतरीन ढंग से समझते हैं। आइए थोड़े और बेहतरीन, जैसे प्राक हड़प्पा काल में कौन सी वस्तु का इस्तेमाल होता था? तो कहें सर प्राक हड़प्पा काल में, अभी जस्ट मैंने बोला धातु का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो कौन सा? तो कहेंगे सर यहां पर जो है तांबे का यानी तांबा धातु का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। किसका? तांबा का। किस धातु का इस्तेमाल? तो प्राक हड़प्पा में तांबा का हो रहा है। जब विकसित हड़प्पा आता है तो विकसित हड़प्पा में जो यूज होता है वो किसका यूज होता है? तो याद रखिएगा विकसित हड़प्पा में जो यूज होगा वो किसका यूज होगा? विकसित हड़प्पा में, विकसित हड़प्पा में किसका इस्तेमाल होगा? तो कहेंगे सर विकसित हड़प्पा में जो इस्तेमाल होगा ये किसका होगा? तो सर विकसित हड़प्पा में कांसा का होगा। किसका होगा? तो विकसित हड़प्पा में किसका होगा? तो कांसा का होगा। आपको पढ़ने, मुझे सब कुछ देखना पड़ता है आपको, ठीक है, तो है ना, ये हो गया तांबा। और विकसित हड़प्पा में किसका होगा बाबू? तो विकसित हड़प्पा में किसका होगा? तो कहेंगे सर ये कांसा का होगा। किसका होगा? विकसित हड़प्पा में किसका होगा? तो कहेंगे सर विकसित हड़प्पा में कांसा का होगा। ठीक है, ये कांसा का निर्माण कैसे होता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर कांसा का निर्माण होता है तांबा प्लस टीना से। तांबा प्लस टीना से किसका इस्तेमाल होता है? कांसा का। उस वक्त टीने का कह सकते हैं टीने का उपयोगिता, मतलब टीने का अगर कह सकते हैं अभाव था, तो लोग तांबा का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। आगे चलकर तांबा का इस्तेमाल कम हो गया क्योंकि टीने की उपलब्धता ज़्यादा हो गई और तांबा घटने लगा था, ऐसा वहाँ पर जानकारी मिलती है। ठीक है, और तीसरा क्या है? उत्तर हड़प्पा काल। तो सर उत्तर हड़प्पा काल में क्या मिलता है? तो सर उत्तर हड़प्पा काल में यहाँ पर क्या करता है? उत्तर हड़प्पा काल में थोड़ा यहाँ पर थोड़ी सी अलग है कि कांसा का तो इस्तेमाल होता रह रहा है क्योंकि कांसा चलते आ रहा है ना। देखो तांबा यहाँ पर शुरू था तो तांबा विकसित में भी है, बस इसका थोड़ा एक डेवलप्ड रूप मिल गया है ना। तो कांसा तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा ही, कांसा, लेकिन कांसा के साथ ही हम लोग को एक और चीज मिलेगा कि लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य मिलेगा, है ना। कांसा तथा लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य, लोहे का प्रारंभिक मतलब कह सकते हो ना, मतलब शुरुआत की बात कह सकते हैं ना, लोहे का आरंभिक साक्ष्य, लोहे का आरंभिक साक्ष्य। लेकिन यहां पर एक बात आपको नोट करके अच्छे से रखना है, ठीक है, आपको एक बात यहां पर नोट अच्छे से करना है, ठीक है। आरंभिक साक्ष्य मिल रहा है किसका? लोहे का आरंभिक साक्ष्य मिल रहा है बाबू, लेकिन यहां पर नोट में करके एक बात लिखना है, ठीक है। नोट में क्या लिखना है? एक बात कि लोहे का प्रमाण, ठीक है, 900 बीसी में उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। अब आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, जल्दी से बोलो। सर पीपीटी से नहीं पढ़ाते आप? लो, जब मैं पीपीटी से पढ़ा रहा था तो फिर आप ही लोग कह रहे थे सर पीपीटी से पढ़ाइए। अब मैं लिख कर पढ़ा रहा हूँ, मुझे अपना हैंडराइटिंग सब प्यार हो गया, ठीक है। बड़ा अच्छा लिखा रहा है ना। आइए, तो आप लोग कह रहे थे बताइए कि सर लिख के पढ़ाइए। जब मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ तो कह रहे सर पीपीटी से पढ़ाइए। हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप लोग क्या चाहते हैं? आइए, कितना मजा आ रहा है पढ़ने में? बोलो सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी सब लोग रिप्लाई करो, है ना। ये देख रहे हो इतना कंटेंट मैं पीपीटी में नहीं डाल पाता, ठीक है। होता है कुछ कुछ बातें जो होती है पीपीटी पे बहुत अच्छी लगती है ना, जैसे कुछ सेंटेंस लिखाना हो, ऐसे सेंटेंस कितना सुंदर से सज गया ना, वाओ क्या बात है। लोहे का प्रमाण
कहाँ मिल रहा है? तो 900 बीसी में उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में, आज हैंडराइटिंग अच्छी आ रही है सर, आज इसलिए अच्छी आ रही है कि मैं पूरा फोकस करके लिख रहा हूँ। ठीक है, देख रहे हो बड़ी आराम से लिख रहा हूँ। पहले मैं क्या करता, बड़ा फास्ट फास्ट में लिख देता था। ठीक है, फिर मेरी पत्नी महोदया ने मुझे सजेस्ट किया कि आप बहुत तेजी से लिखते हैं ना, तो आप उसको क्या करिए, थोड़ा आराम आराम से लिखिए, तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। मेरी हैंडराइटिंग जब कभी देखो, है ना, मैं पढ़ाया हूँ पहले नाच नाच के लिखता था मैं, है ना, तो मैं खुद देखता हूँ कि यार बहुत बुरी तरीके से लिखी हुई है ना, तो ऐसे अच्छी लगती। ठीक है, हाँ, बहुत टाइम लग रहा है, देख रहे हो, थोड़ा लिखने में थोड़ा टाइम, बहुत खूबसूरत लेकिन लग रहा है देखने में, है ना। आ जाओ, बोलो सबको यहाँ तक, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? मृदभांड नवपाषाण काल का दो भाग में हमने डाल दिया। नवपाषाण काल को दो भाग, एक गैर मृदभांड, दूसरा मृदभांड नवपाषाण काल। मृदभांड नवपाषाण काल को का अंतिम चरण में धातु का प्रयोग हुआ। इसी में हम लोग आगे देखते हैं कि मृदभांड नवपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल के नाम से भी जाना गया। ताम्रपाषाण काल की अवधि निम्नलिखित है, कहां से कहां तक है? नहीं, वो सर्विस में है ना, वो पढ़ाती नहीं है। ताम्रपाषाण काल की अवधि निम्नलिखित है, तो पहला कौन है? तो प्राक हड़प्पा काल, विकसित हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल। तो प्राक हड़प्पा काल में कौन है? तो तांबा का। किस धातु का विकास? तो प्रश्न आएगा कि प्राक हड़प्पा में कौन से धातु का प्रयोग होता था? तो तांबा का। विकसित हड़प्पा में किसका? तो कांसा का। कांसा का निर्माण कैसे होता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कांसा धातु का निर्माण कहां से होता है? तो कांसा धातु का निर्माण तांबा और टीना से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात, उत्तर हड़प्पा काल। तो उत्तर हड़प्पा काल में शुरुआत में जब ये विनाश की ओर जा रहा था तो कांसा तो यूज करेगा ही करेगा, लेकिन जैसे से लोग परिवर्तन करते जा रहा है, जैसे हम लोग बताइए फोन टेक्नोलॉजी है ना, ठीक है, चलो हाँ, पढ़ लो, दोनों मिक्स करके मैं पढ़ा दूंगा। अब जैसे ये फोन है, ठीक है, तो जब मैं छोटा था तो लोग ऐसे करके फोन में हम लोग इस्तेमाल करते थे, ट्रिंग ट्रिंग करके, है ना, फिर ऐसे करके बात करते थे। फिर वो थोड़ा डेवलप हुआ, फिर नोकिया का फोन आया, मोटोरोला का छोटा सा फोन आता था। उसके बाद फिर उसकी अवधि बढ़ी, थोड़ी टाइम पीरियड बढ़ा, लोगों की डिमांड बढ़ी कि यार बात हो रहा है, अगर दिख जाता चेहरा तो बड़ा मजा आता है ना। तो गूगल मीट जैसे जो चैट्स हैं, जूम जैसे जो हैं, इन सब का साक्षात्कार हुआ हम लोगों से। उसके बाद ये साक्षात्कार, लोग तो पहले कहाँ से, तो लोग पहले अथी क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर से सामने साक्षात्कार वीडियो वगैरह करते थे, लाइव में ना बातचीत करते थे। उसके बाद फिर जो है व्हाट्सएप वगैरह आना शुरू हुआ, पहले स्मार्टफोन वगैरह आना शुरू हुआ, फिर स्मार्टफोन आया, उसके बहुत साल बाद फिर व्हाट्सएप वगैरह आया, फेसबुक सबसे पहले आ गया था, फिर लास्ट में व्हाट्सएप वगैरह आया, है ना। आराताई भारत का ही ऐप है, आप लोग इस्तेमाल किया करिए आराताई ऐप, है ना। तो इस तरह की जो है ना, जो सोशल मीडिया आने शुरू हुए, तो बड़े बड़े जो स्क्रीन वाले जो फोन है, जो आजकल और भी बड़े बड़े फोन आ गए, मैं तो गरीब आदमी हूँ भाई, देखो छोटा मोटा फोन यूज करते हैं ना, तो फोन लोग इस्तेमाल करना शुरू किया। तो अभी देखो फोन से क्या हुआ, लोग पढ़ना शुरू कर दिए, है ना। आप और हम तो पढ़ ही रहे हैं ना, तो पढ़ रहे हैं, किस माध्यम से पढ़ रहे हैं? तो फोन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो क्या आज से 30 साल पहले लोग या आज से 10 साल पहले लोग पढ़ने के बारे में भी मोबाइल से सोच सकते थे क्या? नहीं। लेकिन कोरोना आया तो लोगों को घर में बैठना पड़ गया, और जब लोगों ने जब घर में बैठा तो घर में बैठे तो झगड़े होने शुरू हुए, तो फोन में पढ़ाई होना शुरू हो गया। तो सारी बातें, टेक्नोलॉजी एक क्रम से चलता है, इसी का तो नाम तो इतिहास है, मानव का क्रमिक विकास ही इतिहास है ना। तो मानव ने क्रमिक रूप से विकास किया है। तो सबसे पहले तांबा का, फिर कांसा का, और कांसा का क्रम धीरे धीरे क्या हुआ, तो समाप्ति की ओर जाने लगा। उसी क्रम में क्या, लोहे का प्रारंभिक, मतलब लोहा से भी दर्शन हो रहा है, लेकिन लोहा को समझ नहीं पा रहा है कि कैसे लोहा का। और ये उत्तर वैदिक काल किसकी बात करें, तो लगभग 1750 के बाद की बात है। किसकी अगर अवधि में लिख दूं तो इसका 3500 से लेकर के 2500 बीसी इसका चलता है प्राक हड़प्पा का। विकसित हड़प्पा का चलता है 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी, और 1750 से लेकर के 1500 बीसी में उत्तर हड़प्पा काल। चलो मैं इसका अवधि में लिख देता हूं, ठीक है, कहां लिख दूं अवधि में इसकी, चलो ठीक है मैं लिख ही देता हूं। प्राक हड़प्पा का काल अगर माना जाए, अच्छा ये जगह है क्या, चलो अच्छा इधर जगह है, मैं इसको इधर बनाता हूं, ठीक है, लेकिन बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ऐसे इधर ही लिखता हूं। प्राक हड़प्पा का काल की अगर अवधि माना जाए बाबू, तो कितना कहेंगे, तो कहेंगे सर 3500 बीसी से कितना, तो 3500 बीसी से कितना बाबू, तो कहेंगे सर 2500 बीसी, कितना, 3500 बीसी से कितना, 2500 बीसी तक माना गया।
वही विकसित हड़प्पा काल को अगर देखें तो विकसित हड़प्पा काल को अगर देखें तो कहां हो जाएगा, तो कहेंगे सर 2500 बीसी से 2500 बीसी से 1750 बीसी देखने को मिलता है। और अगर हम उत्तर हड़प्पा काल को अगर देखें तो कितना कहेंगे, तो कहेंगे सर 1750 बीसी से 1500 बीसी। कितना बीसी, तो 1750 बीसी से 1500 बीसी। बोलो, ठीक है, क्लियर है सारी बातें, सारी बातें क्लियर है। इसका कितना हो गया बाबू, तो कहेंगे सर 1750 से बीसी से 1500 बीसी, ठीक है। फिर यहां से हम लोग का वैदिक सभ्यता शुरू हो जाएगा। कौन सी, वैदिक सभ्यता, ठीक है। कौन सी सभ्यता शुरू हो जाएगी बाबू, तो कहेंगे सर वैदिक सभ्यता शुरू हो जाएगी, ठीक है। अनुशासन में ही सब कुछ लिखा होना चाहिए ना, जब सारी बातें अनुशासन में ही चल रही है। आइए, ठीक है, चलो क्लियर है सारी बातें सबको। चलो अब आगे बढ़ें क्या, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बिंदु की ओर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। आइए, अब हम लोग हड़प्पा की थोड़ी खोज की ओर चलेंगे, ठीक है। क्या चलेंगे, हड़प्पा की, तो हड़प्पा की हम लोग थोड़ी खोज की ओर चलेंगे कि हड़प्पा का खोज कैसे हुआ, ठीक है। आइए, यहां तक सबको स्पष्ट समझ में आ गया सबको कि कैसे कैसे चल रही बातें सारी, है ना। मृदभांड कैसे हो रहा है ना। आधा ऐतिहासिक काल भी हो गया है, कांस्ययुगीन सभ्यता भी हो गया है, प्राक हड़प्पा भी हो गया है, ठीक है, उत्तर हड़प्पा भी हो गया है। चलो अब अगली बात को हम लोग जरा समझते हैं। अब अगली बात यह है कि सर हड़प्पा सभ्यता की खोज क्या करनी है। हड़प्पा सभ्यता की क्या करनी है बाबू हमें, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज करनी है, ठीक है। आइए, हड़प्पा सभ्यता की हम लोग क्या करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की हम लोग खोज करते हैं, तो ठीक है। आइए सब मिलकर खोजना शुरू करिए हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है। आइए, सबसे पहले जब बात को याद रखेंगे कि जब सर हम हड़प्पा सभ्यता की जब हम खोज के लिए निकलते हैं तो सबसे पहला व्यक्ति कौन है जिसने इसे खोजा, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि 1826 में हम लोग क्रम से चलेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रम से चलेंगे, ईयर वाइज चलेंगे, ठीक है। ईयर वाइज चलेंगे, बहुत शानदार तरीके से, रटने नहीं पड़ेगा एकदम इसको जाके। अच्छा, जो आज पढ़ रहे हैं उसको हम लोग कल प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, एमसीक्यू के माध्यम से, 1 लाइनर के माध्यम से, ठीक है। आइए, अगर बात करें सर हड़प्पा सभ्यता की खोज तो सबसे पहले याद रखिएगा डेट, ये डेट कितना है बाबू, तो 1826 एडी, ये सब ईस्वी चल रहा है, ठीक है। एडी का मतलब क्या होता है, ईस्वी होता है, ठीक है। आइए, 1826 ईस्वी की बात है, चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी। याद रखिएगा कि किसने, तो सर्वप्रथम सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चार्ल्स मेसन ने, सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी। किस सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की, सभ्यता की जानकारी दी। तो आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले
किसने दी थी? तो सभी लोग जरा जल्दी से इसका नाम लिखिए। चार्ल्स मेसन का नाम सभी लोग जल्दी से लिखेंगे। चार्ल्स मेसन का नाम सभी लोग जल्दी से लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो कहेंगे सर हड़प्पा सभ्यता का जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो चार्ल्स मेसन ने दी थी। सर हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने दी थी। सभी लोग जल्दी से लिखेंगे चार्ल्स मेसन। क्या लिखेंगे? चार्ल्स मेसन ने दी थी। हड़प्पा 1826 के बाद से हम सीधे फिर चलेंगे 1953 सॉरी 1853 1853 1853 1853 की जब हम जानकारी इकट्ठा करने जाते हैं तो कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम सब लोग जानते हैं। चार्ल्स मेसन, चार्ल्स मेसन भी लिख रहे हैं कोई लोग, ठीक है चार्ल्स मेसन लिखो, ठीक है एम, ठीक है चलो कोई नहीं। आप लोग अलेक्जेंडर कनिंघम के नाम जानते हैं। 1853 में अलेक्जेंडर 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम कनिंघम ने जानकारी दी। जानकारी दी, लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। अब जो लिखा रहा है ये पूछेगा जानकारी दी, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था बीपीएससी टीचर में। लेकिन कनिंघम ने लेकिन कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाया। लेकिन कनिंघम हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाया। लेकिन कनिंघम क्या के बाबू? तो लेकिन कनिंघम हड़प्पा सभ्यता की महत्व को नहीं समझ पाया। महत्व को समझ नहीं पाया। याद रखिएगा, प्रश्न आपसे एग्जाम यही पूछेगा, है ना, आपसे प्रश्न यही पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन है जिसने हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझा। तो इस बात को याद रखिएगा कि कनिंघम ऐसे व्यक्ति हैं जो इस हड़प्पा सभ्यता के महत्व को क्या नहीं करेंगे? तो महत्व को नहीं समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता के महत्व को कौन नहीं समझेगा? तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के महत्व को कौन नहीं समझेगा? तो हड़प्पा सभ्यता के महत्व को कौन नहीं समझेगा? तो कनिंघम महोदय हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाते। इस बात का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के महत्व को किसने नहीं समझा? तो सभी लोग अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में लिखेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम की अगर हम जानकारी दे तो पहले भी आपको मैं जानकारी दे चुका हूं कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है। तो कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का क्या कहते हैं? तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाते हैं। अलेक्जेंडर क्या है? तो कहेंगे इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता या जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक, है ना, या फिर पिता या जन्मदाता या जन्मदाता, है ना। भारतीय पुरातत्व का जनक या जन्मदाता किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहते हैं? तो भारतीय पुरातत्व का जनक या जन्मदाता कहते हैं। वहीं पे आपसे फिर पूछेगा कि बताइए कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? सभी लोग ये मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग बताइए। ये मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं ना? तो पढ़ाई बताइए आप लोग। ओहो ये क्या हो गया? आपसे पूछेगा कि बताइए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भारतीय पुरातत्व
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, स्थापना कब हुई, किस काल में हुई स्थापना? तो बताइए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? पापा, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे। बताइए कब हुई स्थापना? सभी लोग जल्दी से बताइए स्थापना कब हुई, है ना? किसने इसकी स्थापना करवाई? ठीक है। और इस समय वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग देंगे। पूछो हाँ कि ना, बोलो। आप लोग देने वाले हैं इस प्रश्न का उत्तर, हाँ कि ना? जल्दी से जवाब दो। अरे वाह, बहुत सारे सब लोग जवाब दे दिए। 1861, 56 कौन दिए जी? 1861। कितना? 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। किसने किया? तो कहेंगे सर कनिंघम महोदय, कनिंघम महोदय के सहयोग से हुआ। और किसने, वायसराय कौन था? तो कहेंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन था? तो कहेंगे सर लॉर्ड कैनिंग कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग क्या था? तो कहेंगे सर लॉर्ड कैनिंग वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग कौन होगा? तो कहेंगे सर लॉर्ड कैनिंग होगा। क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है। तो क्या कहेंगे सर, कौन होगा? तो कहेंगे सर कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, बोलो सभी को बातें स्पष्ट है? हाँ जी, वायसराय कैनिंग, वेरी गुड, क्या बात है, आप लोग दिल खुश कर दिए, दिल गार्डन गार्डन हो गया। जब आप लोग इस तरह से उत्तर देते हैं ना, मन मियाज खुश हो जाता है बाबू, विश्वास करो। ठीक है, एकदम लगता है कि वाह 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 वाह, क्या बात है, कहाँ थे आप लोग प्रभु, ऐसा लगता है। आइए, चलिए 53 हो गया, अरे ज़्यादा ऊपर हो गया भाई, थोड़ा और नीचे रखो, लास्ट लास्ट में लोग ऊपर कर देंगे, है ना। 53 हो गया, इसके बाद हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? तो 1853 हो गया, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 1856 की। 1800, चलो अभी थोड़ा साइड में रखते हैं ना, जब लिखेंगे तो इधर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग किसके स्थापना क्या पढ़ेंगे? तो कहेंगे सर इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे 1855 56, 1855 और क्या? तो 1855 और 1856। सर इस बीच में क्या हुआ? तो इस बीच में हुआ कि दो भाई थे। क्या थे बाबू? दो भाई थे। कौन है? तो 1855-56 में दो भाई हैं। क्या नाम है? दो भाई है, जिसका नाम है, एक का नाम है जॉन ब्रंटन, दूसरे का नाम है विलियम ब्रंटन। ठीक है, क्या नाम है? जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। तो कहेंगे सर इसकी जानकारी कौन देगा? तो कहेंगे जॉन ब्रंटन, जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन, विलियम ब्रंटन दोनों भाई, दोनों भाई ने रेल निर्माण के दौरान, रेल पटरी निर्माण के दौरान, है ना, रेल पटरी निर्माण के दौरान, रेल पटरी निर्माण के दौरान हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के ईंटों का प्रयोग किया। ईंटों का प्रयोग किया। ईंटों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया बाबू? हाँ, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। कब किया? तो 1855 और
56 में किया। बोलो सब लोग सहमत हैं, है ना? किसका प्रयोग किया है? तो कहेंगे सर ईंटों का प्रयोग किया। किसने किया बाबू? तो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने किया। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने किया था। ठीक है, आइए 55-56 के बाद जब चलते हैं तो जेएस फ्लिट, हालांकि 1912 इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, है ना, ये मूल्यांकन करने में असमर्थ रहा था जेएस फ्लिट 1921 में, लेकिन इसको हम लोग छोड़ दो, है ना, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्लियर है? चलिए बोलिए, किसी को दिक्कत? ठीक है, आइए एक बात, अच्छा एक बात और इसमें मुझे बताना था। चलो चलो, ये भारतीय पुरातत्व सर्वे स्थापना तो हुआ, बताइए इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ये हमने तो जगह तो लिखा ही नहीं है ना, कहाँ हुई थी? तो कहेंगे सर कलकत्ता में हुई थी। वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में कहाँ है? ये दो बात आप लोग बताओ उत्तर में, मैं फिर आप लोग को चेक करता हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग जल्दी से उत्तर में बताइए। इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे, कहाँ चलेंगे? तो कहेंगे सर इसके बाद हम लोग चलेंगे 1921 में। कहाँ चलेंगे? 1921 में चलेंगे। सीधे हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? 1921 में। 1921 में किसकी बात करेंगे? तो सर 1921 में हम लोग बात करेंगे दयाराम साहनी का। किसकी बात करेंगे? तो कहेंगे सर दयाराम साहनी का। जल्दी से आप लोग जवाब दो। ठीक है, आइए, तो किसकी बात करेंगे? तो 1921 में हम लोग दयाराम साहनी जी का बात करेंगे। क्या है? तो 1921 में हड़प्पा की खोज, अब जाकर के हड़प्पा खोजा गया। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा। अब यहीं पर आपको पूछेगा किसकी खोज हुई? 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। किस स्थल की खोज हुई? तो कहेंगे सर हड़प्पा की खोज। हड़प्पा सभ्यता नहीं बल्कि हड़प्पा स्थल की खोज हुई। किस स्थल की खोज हुई? हड़प्पा सभ्यता नहीं बल्कि हड़प्पा स्थल की। हड़प्पा स्थल की खोज होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम पड़ा हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा स्थल खोज होने के कारण इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा की सभ्यता। वर्तमान में न्यू दिल्ली, कोलकाता में, एंड अब न्यू दिल्ली दयाराम साहनी। 1961 में 1921, आप गलती से मिस्टेक हो गया होगा आपका। ठीक है, आइए, तो याद रखिएगा। अब यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि 1921 में दयाराम साहनी ने तो खोजा, तो किसके नेतृत्व में खोजा? नेतृत्व, नेतृत्व किसका था? तो कहेंगे सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? तो कहेंगे जॉन मार्शल के नेतृत्व में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में किसकी खोज हुई? तो कहेंगे सर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। बताइए किसकी खोज हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। कब हुई? तो कहेंगे सर कब हुई? तो 1921 में हुई। कब हुई? 1921 में हुई। ठीक है, बोलो किसी को दिक्कत? इसके बाद हड़प्पा सभ्यता खोज होगी किसके नेतृत्व? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। इसके बाद फिर आपको आता है 1922। हम लोग एक दो डेट और पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? 1922। 21 में हो गया। फिर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1922 में राखल दास बनर्जी। कौन बाबू? 1922 में राखल दास बनर्जी मोहन जोदड़ो की खोज करते हैं। किसकी? तो मोहन जोदड़ो की खोज। किसकी खोज होगी? मोहन जोदड़ो की खोज।
मोहनजोदड़ो की खोज। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो कहेंगे सर किसने की? तो कहेंगे सर ये किसने की? तो कहेंगे आर डी बनर्जी। राखल दास खोज किसने की? तो कहेंगे सर राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। अब राखल दास बनर्जी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? तो शॉर्ट में लिखते हैं आर डी बनर्जी। एग्जाम में क्या करता है, कभी कभी आपको पूरा नाम देगा, कभी कभी आपको शॉर्ट नेम देगा, ठीक है। राखल दास बनर्जी ने की। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की बाबू? राखल दास बनर्जी ने की। किसने की? राखल दास बनर्जी ने की है। किसकी खोज की है? तो कहेंगे सर मोहनजोदड़ो की खोज की है। किसकी खोज हुई है? मोहनजोदड़ो की खोज हुई है। बताओ मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? तो राखल दास बनर्जी ने की है ना। किसने की है? तो राखल दास बनर्जी ने की है। बोलो किसी को दिक्कत? राखल दास बनर्जी ने की है। बोलो किसी को दिक्कत है? चलिए वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता, ये भी किसके नेतृत्व में आपसे प्रश्न पूछ दे कि किसके नेतृत्व में, कौन किसके नेतृत्व में। तो नेतृत्व यहां भी पूछेगा, तो यहां भी क्या बोलेंगे? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसके? स्पेस है ना जी। जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसके बाबू? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ जरा मेरे लल्ला कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? आपसे ही क्वेश्चन पूछेगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? तो याद रखिएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी जो है कितनी है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी होगी मेरे बाबू? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी जो होगी कितनी होगी? तो कहेंगे सर हड़प्पा एवं मोहन जोदड़ो के बीच दूरी के बीच 640 किलोमीटर की दूरी है। कितनी के बीच? 640 किलोमीटर की दूरी है। कितनी किलोमीटर दूरी है बाबू? 640 किलोमीटर की दूरी है। बोलो सभी को बातें स्पष्ट है? जल्दी से आप लोग बताओ, सभी को बातें स्पष्ट है? सभी को बातें स्पष्ट है? अब यहीं पर एक बिंदु हम और नोट करेंगे, फिर हम लोग अलविदा करेंगे, ठीक है। 22 तक तो हो गया। एक और पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे, उसका नाम है 1924। मेरे लल्ला याद रखना 1924 में क्या होगा? तो कहेंगे सर जॉन मार्शल इसकी उद्घोषणा करेंगे। किसकी? तो कहेंगे सर जॉन मार्शल 1924 में क्या करेंगे? हड़प्पा की खोज की उद्घोषणा जॉन मार्शल 1924 में करेंगे, ठीक है। तो कहेंगे जॉन मार्शल हड़प्पा की खोज की हड़प्पा की खोज की उद्घोषणा उद्घोषणा तो 1924 में जॉन मार्शल हड़प्पा की खोज की क्या करेंगे? उद्घोषणा उद्घोषणा की। जॉन मार्शल ने हड़प्पा की खोज की। जॉन मार्शल हड़प्पा की खोज की घोषणा की, है ना। हड़प्पा की खोज की क्या किया? तो हड़प्पा की खोज की उद्घोषणा की। क्या किया? तो बोलेंगे उद्घोषणा की। कब किया मेरे बाबू? तो कहेंगे सर कब किया? 1924 में किया। बोलो किसी को दिक्कत? बोले किसी को दिक्कत? है ना। ये उद्घोषणा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? तो याद रखना उद्घोषणा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर उद्घोषणा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनाउंसमेंट कहते हैं, है ना।
अनाउंसमेंट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? अनाउंसमेंट कहते हैं। बोलो क्लियर है? सभी लोग जल्दी से स्पष्ट रूप से बोलो कि हाँ, बातें सबको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई, किसी को दिक्कत तो नहीं है? हाँ, थोड़ी ये है कि हमने अच्छा जितने कंटेंट हमने पढ़े हैं, है ना, इतने कम टाइम में हमने इतने देर में इतनी सारी बातें जो हमने पढ़ा है, ये बहुत ही शानदार रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है ना, आप लोग को आज पढ़ने में ज़्यादा बेटर लगा है या इससे पहले वाला पढ़ने में ज़्यादा बेटर लगा है? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।